जय हिंद देश के निर्माताओं। आज करने जा रहे हैं हम कंटिन्यू जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। दैट इज़ जो रिफॉर्मिस्ट्स थे हमारे 8th सेंचुरी के सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स के, जो हमारे समाज का निर्माण कर रहे थे, उनको आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आइए चलते हैं। तो हमारा जो रिवाइवलिस्ट्स आज का टॉपिक है। रिफॉर्मिस्ट्स हम पढ़ चुके हैं। रिफॉर्मिस्ट्स में हमने हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी वगैरह वगैरह ये सारा इसमें हमने समेटने की कोशिश की थी। एक चीज़ जो पिछली वीडियो में किसी तरह से कट गई थी वो ये थी कि जो हमारे केशव चंद्र सेन थे उनके बारे में हमने कुछ थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की थी। तो ये करने हम इनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, रिपीट करेंगे। बेसिकली जो केशव चंद्र सेन थे ये ब्रह्म समाज के वर्कर थे। ये उनके वर्कर थे, पर इनमें जो खास बात थी जिसके लिए जाने जाते हैं, ये था इनका जो इंक्लिनेशन थी इनकी, वो थी थ्रू ओवर क्रिश्चियनिटी। तो सबसे पहले इन्होंने किया क्या, इनकी आइडियोलॉजी क्या रहती है। आइडियोलॉजी के लिए ये कहते हैं चाइल्ड मैरिज जो है वो गलत है, चाइल्ड मैरिज बंद कर दो, भेदभाव बंद कर दो, डिस्क्रिमिनेशन को भी बंद किया जाए। तीसरी चीज क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी को लेके जो केसी सेन थे वो जाने जाते हैं। मतलब कहने का है इन्होंने केसी सेन इसके लिए जाने जाते हैं। क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि ये चाहते थे हिंदुइज्म को रिफॉर्म करना थ्रू क्रिश्चियनिटी। चर्च का काम बहुत करते थे, चर्च के जरिए लोगों तक पहुंचते थे, क्रिश्चियनिटी को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते थे, खास तौर पे हिंदू वर्ग के लिए। इसी के साथ जो 1881 में इन्होंने एक सॉर्ट ऑफ सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम रखा था इन्होंने नवो विधान। अब ये जो सोसाइटी थी ये क्या थी, ये इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यू डिस्पेंशन। मतलब कहने का इनका ये है कि क्रिश्चियनिटी को किसी ना किसी तरीके से हिंदुइज्म को इवॉल्व करने में मदद की जाए। इसी कारण इसके इफेक्ट्स क्या हुए। दूसरी चीज है हमारे आइडियोलॉजी के बाद आ जाते हैं इफेक्ट्स। जो इफेक्ट्स थे वो ये था कि जो ब्रह्मो समाज था ये बाइफरकेट हो जाता है। देखिए ब्रह्मो समाज कितनी बार बाइफरकेट हुआ, कितनी बार विचारधारा अलग अलग दिशा में जा रही है। यहाँ पे जो भी नई नई पावरफुल पर्सनैलिटीज हैं, समाज के कार्यकर्ता हैं, उनकी फिलॉसफी, उनकी आइडियोलॉजी किस तरह एक चीज को छोड़कर दो अलग दिशाओं में जा रही है। तो यहाँ पे अलग से एक बार फिर बाइफरकेट हो जाता है। जो पुराना जो असल में ब्रह्म समाज है उसका नाम हो जाता है आदि ब्रह्म समाज। और दूसरा जो केसी सेन साहब बना रहे हैं वो है ब्रह्म समाज किसका? भारत का, ऑफ इंडिया। यहां तक आपको यह पता लग रहा है कि आइडियोलॉजी किस तरह एक्शंस को इन्फ्लुएंस करती है। अगर आपको किसी चीज की आइडियोलॉजी पता हो तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाला जो स्थिति होगी उसमें क्या एक्शन लिया जाएगा। इसीलिए हम इसको इस एनालिटिकल तरीके से पढ़ते हैं। अगर मैं आपको सीधा बता दूं कि केसी सेन आए, बाइफरकेशन होगी वगैरह वगैरह वगैरह, जैसा कि आमतौर पे सब बताते ही हैं, तो उस चीज़ का सिर्फ एक ही असर होगा, वो उसके लिए आपको सिर्फ रट्टा लगाना पड़ेगा, आपको आइडियोलॉजी समझ नहीं आएगी। मूविंग ऑन, जब हम आगे देखते हैं तो यहाँ पे ये जो चाइल्ड मैरिज का इन्होंने एक चक्कर बोल रहे थे कि भाई ये नहीं होनी चाहिए। तो दूसरा क्या होता है, दूसरा मैं यहां पे लिख देता हूं। इनकी जो बेटी थी वो 14 साल की थी, उसका 15 साल के एक लड़के से उसकी शादी हो जाती है। वो क्या है? वो चाइल्ड मैरिज है। तो केसी साहब
जिस चीज़ को प्रोफेस कर रहे थे, चाइल्ड मैरिज बंद करो, चाइल्ड मैरिज गलत है वगैरह वगैरह, तो उन्होंने उस चीज़ के ऊपर खुद को नहीं वो थाम सके, उसको सज नहीं कर सके। तो यहाँ पे चाइल्ड मैरिज वाली जो कहानी है उसमें क्या जाती है, डॉटर की मैरिज, जिसके कारण ये भी गड़बड़ हो जाती है। तीसरी चीज़ एक और हो जाती है, क्रिश्चियनिटी से कहीं ना कहीं इतने प्रभावित हो जाते हैं केसी सेन साहब कि जब ये क्वीन से मिलते हैं तो उनको ये बोल देते हैं कि मैडम भारत के ऊपर अंग्रेज़ों का राज तो वरदान है। अब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि उसका क्या नतीजा निकला होगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ी अनरेस्ट हो गया कि भाई सर आप तो अंग्रेज़ों के सपोर्टर बन गए, आपने तो भारत को उठाना था कि अंग्रेज़ों के गुलामी स्वीकारनी थी, तो इसके कारण भी झंझट हो गया। तो ये नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है कि केसी सेन साहब की जो फिलॉसफी है, कोई सोच है उसमें कुछ गड़बड़ है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है किस तरह कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है चीज़ों के अंदर। जब ये कॉन्ट्राडिक्शन आती है उसके कारण जो हमारे एक्शंस हैं उसमें प्रोग्रेसिवनेस नहीं रह सकती, ये समझाने की कोशिश की जा रही है। तो तीसरी चीज़ आ जाती है क्वीन वाली। क्वीन के साथ जो उनका डायलॉग हुआ, यहाँ पे तीन गड़बड़ थोड़ी सी कर देते हैं। मूविंग ऑन, आज हम रिवाइवलिस्ट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हिंदू। देखिए हिंदुइज्म जो है, हिंदुइज्म में हम यहां पे सबसे पहले पढ़ते हैं दयानंद जी के बारे में। दयानंद जी कौन थे? देखिए ऐसा है, हिंदुइज्म में जब रिवाइवलिस्ट आते हैं तो हिंदू कहाँ से पैदा होते हैं, मतलब हिंदुइज्म की जो फिलॉसफी है वो कहाँ से पैदा होती है? वो वेदों से पैदा होती है। तो रिवाइवल करना है तो किसको रिवाइव करेंगे? वेदों को। तो गो बैक टू वेदा, ये उनका नारा था। ये ध्यान में रखें, रिवाइवल का मतलब जहां से शुरुआत हो रही है उसको दोबारा जगा दो। तो यहां पे दयानंद जी ये कह रहे हैं। अब पहले इनके बारे में जानते हैं। गुजरात में पैदा होते हैं, महाराष्ट्र जिसको बॉम्बे कहते थे, वहां पे जाके ये समाज बनाते हैं जिसका नाम है आर्य समाज। अब सर आर्य समाज क्यों, वाई आर्य? अगर आप कभी पुरानी महाभारत उठा के देखेंगे या रामायण उठा के देखेंगे या इस तरह की कुछ भी बड़ी एपिक्स आपने पुरानी चीज़ पुराण देखे हो, तो वहाँ पे आर्य शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आर्य हैं कहाँ से आ रहे हैं? पुरातन काल से। इसीलिए जो रेफरेंस है उसको हम लेके चल रहे हैं इसके अंदर, आर्य समाज। आर्य मतलब आर्यंस से डिराइव्ड है। आर्यंस कौन है? हमारे भारत और मतलब महान रेस मानी जाती है आर्यंस। क्लियर? तो वैदिक टाइम में इनका रेफरेंस आता है, इनके बारे में जानेंगे, पर यहां पे सिर्फ आर्य समाज लेके चलेंगे। आर्य का मतलब होता है जो सुपीरियर हो, अच्छे हो, ठीक है? तो अच्छा समाज, क्लियर? अच्छा समाज। तो ये सारा कुछ करके फिर तीसरी चीज आती है, बॉम्बे में ये स्थापित होता है और फिर में जो आर्य समाज बना था उसको शिफ्ट कर दिया जाता है लाहौर में। ये ऐसा क्यों हो रहा है? कारण क्या है इसका? देखिए ऐसा होता है कि जब आप अपनी चीज को पब्लिसाइज करते हैं, ज्यादा सारी चीजों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, उसके लिए आपको यह देखना पड़ता है कि भी कहां पे आपकी जो स्कोप ऑफ इंक्लूजन है वो ज्यादा है। तो यहां पे जब इनकी वर्किंग हो रही थी तो इनको लगा कि लाहौर जो है वो जो क्षेत्र है, जाहिर सी बात है जो आर्यन रेस थी वो इसी हिमालय से आई थी, ठीक है? तो बेसिकली लाहौर शिफ्ट करने का तो मतलब ये था कि जो इनकी इंक्लूजन है वो बढ़ सके, तो इसलिए वो लाहौर में शिफ्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद इस समाज की आइडियोलॉजी क्या है? आर्य समाज की इनकी आइडियोलॉजी क्या है? सोचते क्या थे ये लोग? क्या ऐसा था जो ये खास क्या था इनमें? अगर आपको याद हो ब्रह्मो समाज,
उसमें आइडल वर्शिप को मना किया गया था। उनमें ये बोला गया था कि भगवान एक है वगैरह वगैरह। वही यहाँ पे भी चीज़ है। तो देखिए कैसे समानताएं हैं। आइडल वर्शिप करोगे, मूर्ति पूजा करोगे, नहीं करोगे। दूसरी चीज, क्या भगवान 33 करोड़ देवी देवता हैं? नहीं जी, भगवान एक ही हैं, गॉड इज वन। इस तरह करके काफी कुछ इसमें आया। भेदभाव करोगे, भेदभाव नहीं करेंगे, बंद कर देंगे भेदभाव, नो डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे करके अच्छे विचार थे। ठीक है। अब क्या होता है, इस आइडियोलॉजी को लेके जब दयानंद जी अपना रिटायर हो जाते हैं, रिटायर मेरे कहने का मतलब ये है कि इनके पूरे होने के, मरने के बाद होता क्या, जो आर्य समाज है ये दो वर्गों के अंडर आ जाता है। एक होते हैं मॉडरेट्स और दूसरे हैं ऑर्थोडॉक्स। देखिए जी, आर्य समाज जो था ना, वो धीरे धीरे दो वर्गों के अधीन हुआ। एक तो थे, देखिए विभाजन नहीं हुआ इसका, इसकी बाइफर्केशन नहीं हुई। इट इज बीन कंट्रोल्ड और बीन द पीपल दे आर बीइंग पार्टिसिपेटेड आर ऑफ टू मेंटालिटीज। द फर्स्ट इज मॉडरेट फिलोसफी, मॉडरेट मेंटालिटी, दैट इज दे आर, इनका कंसंट्रेशन पार्ट क्या है, कंसंट्रेटिंग ऑन, या इनका फोकस कहां पे था, इनका सर फोकस था एजुकेशन के ऊपर, प्लस सोशल अपलिफ्टमेंट के ऊपर, प्लस हेल्थ के ऊपर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसीलिए अगर आपको पता हो तो हमने स्कूल्स एस्टेब्लिश किए थे। जाहिर सी बात है, आर्य समाज के लोगों ने स्कूल्स एस्टेब्लिश किए। तो जिसका नाम था दयानंद एंग्लो वैदिक, that is DAV. As you can see in the name, there are two philosophical aspects of giving education, that is Anglo and Vedic. Clear? दो तरह से एजुकेशन प्रोवाइड करी जा रही थी, एंग्लो भी और वैदिक भी। बट इट शुड बी बोर्न इन द माइंड्स दैट द मेजर कंसंट्रेशन वॉज गिवन टू वैदिक नॉलेज। क्यों, किस लिए? Go back to Vedas was the motto of Dayanand or the Arya Samaj. I hope it is clear. Moving on, this is a moderate philosophy, moderate mindset. On the other hand, there was another wing that was orthodox. This orthodox wing had very clear-cut philosophy. That is, they used one thing that was pro-Hinduism ideology, which means save cows or reconvert into Hinduism. We can say that saving cows is not anything that is pro-Hindu, or it is basically concerned with our environment. But later on, when the movement prospered, this was shifted to anti-Muslim elements. This was highly typically orthodox. जो सेव काउ था, धीरे धीरे जब ये मूवमेंट बढ़ी तो इन्होंने सेव काउज का जो था इनकी विचारधारा, उसको एंटी मुस्लिम बना दिया, मुसलमानों के खिलाफ बना दिया, जिसके कारण ये ऑर्थोडॉक्स वाला काम और बढ़ गया। ये अच्छा नहीं था। उसी तरह यहां पे रिकन्वर्ट कर दिया हिंदुइज्म को, शुद्धि मूवमेंट बना दी। ठीक है, जो इस्लामिक एलिमेंट्स थे या कोई और जिसमें हिंदू अपना धर्म परिवर्तन कर चुके थे, उनको किसी तरीके से अपने वापस धर्म में लाने की कोशिश की गई। ये जो था, ये भी एक शुद्धि मूवमेंट कहते हैं इसको, कहते थे, आज भी कई राज्यों में चलता है। ये भी कोई इतना अच्छा समाज बनाने वाला काम नहीं था। इसमें धर्म प्राथमिकता ग्रहण कर लेते हैं। यहां पे सारा कुछ रिवाइवलिस्ट थे हिंदुइज्म को लेकर। एक चीज यहां पे और आप ध्यान में रखें कि आर्य समाज ने एक बहुत जबरदस्त काम किया था, बहुत जबरदस्त काम किया था, जो इतना जबरदस्त था कि उसने हमारे समाज को एकदम से बदल दिया। कैसे?
ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, इसके ऊपर एक कानून बन के तैयार हो जाता है। क्या कानून बनता है? यूनिवर्सल मैरिज एक्ट, ये पास कर दिया जाता है। ये पास कब होता है? ये एक लॉर्ड ब्रूक नाम के यहां पे ब्रिटिश अधिकारी थे, वो इनको पास करते हैं। तो कितनी बड़ी है कि भी यहां पे जात पात खत्म हो जाती है और आपस में इंटरकास्ट मैरिज बन के तैयार हो जाती है। तो यहां पे ऐसा कुछ हो रहा है इस टाइम, इतनी महत्वपूर्ण चीजें हो रही हैं। और यहां पे मैं आपको यह भी बता देता हूं कि ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे उनका भी बहुत यहां पे योगदान था। कैसे था, आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे। इसको हम यहीं पे समेटने की कोशिश करते हैं। कल मिलते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स, क्वेरीज वगैरह हो तो व्हाट्सएप और ईमेल्स आपके लिए हमेशा चल रही हैं। थैंक यू।